अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुआशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड पे, और इस मौजू पे बात करने के लिए मैंने दो एक्सपर्ट्स को आज दावत दी है। आइए मैं उनसे आपको पहले मिलाता हूं। हमारे साथ हैं शौकत खान साहब, जो एक बिज़नेस कंसल्टेंट के तौर पे बहुत ज़माने तक काम करते रहे, आखिरी दौर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मुंसलिक रहे और आज हमारे साथ इस अहम मौजू पे बात करने के लिए मौजूद हैं। उनके साथ हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर महर अयूब साहब, जो कि मुल्क के जाने पहचाने इकोनॉमिस्ट हैं, और उनकी ख़ास तौर से इस टॉपिक पे बहुत क्लियर कट व्यू है। वो ये उन्होंने प्रेस में और प्रिंट मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत इस पर आके बोला है। ये आज जो ये टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड ये है कि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड तो ज़ाहिर है बहुत ज़माने से चल रहा है। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारे इकॉनमी में है। अफ़गानिस्तान को टोटल एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान की है तकरीबन 1 बिलियन की है, और इस लिहाज से ये मेजर हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन साथ साथ क्योंकि ये लैंडलॉक कंट्री है, ये इंटरनेशनल लॉ के तहत और वैसे भी मॉरल ऑब्लिगेशन के तहत हमें अफ़गानिस्तान को अलाउ करना पड़ता है दुनिया भर से चीज़ों को मंगाने और भेजने के लिए। और ये हमारे पोर्ट, कराची पोर्ट से होके चमन या खैबर पास के ज़रिए वहाँ पहुँचता है, और उसके लिए सर्टेन मैकेनिज़्म क्रिएट किए गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस ट्रेड में बहुत सारे मुश्किलात लोकल इंडस्ट्रीज़ को आ रही हैं। होता यह है कि जो टोटल अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पे जो चीज़ें मंगाई जाती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें चमन या अफ़गानिस्तान से जाके वापस आ जाती हैं, जो आप हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ को बहुत हर्ट कर रही हैं। इसलिए लोकल इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी इस पर कंसर्न है। आइए मैं सबसे पहले शौकत साहब से पूछता हूँ। शौकत साहब, ये जो ट्रांजिट ट्रेड है, ये तो एक नेचुरल चीज़ है, चाहे वो नेपाल जैसा लैंडलॉक कंट्री हो, उसको इंडिया को एक्सेस देना पड़ता है। हमको अफ़गानिस्तान में देना हमारे लिए इंटरनेशनल लॉ के तहत बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोकल इंडस्ट्रीज़ इससे क्यों इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है, और आजकल क्यों इतनी ज़्यादा एंटी ATT सेंटिमेंट मुल्क में पाई जा रही है? बुनियादी तौर पे तो ये एक रिक्वायरमेंट है, जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है, कंट्री की रिक्वायरमेंट है, और उसको मीट करना है। अब रह गया क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, वो उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो मैकेनिज़्म इवॉल्व किया गया था इसको करने का, वो सही तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रॉब्लम। वरना पहले अच्छा, जैसे कि जब महसूस किया गया कि बहुत सारे आइटम जैसे चाय, काली ब्लैक टी है, टायर है, ये वहाँ जा रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में जा रहे हैं जितनी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उन चीज़ों पे बैन लगाई गई। 24 आइटम को उन्होंने रोकने की कोशिश की। तो आपके ख्याल में उससे तो लोकल इंडस्ट्री का मसला हल हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ? नहीं, बुनियादी तौर पे इसको रोका नहीं गया है, इसका एक कर्टेल किया गया कि सर्टेन क्वांटिटी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। अब जैसे अफ़गानिस्तान में इतने ज़्यादा टेलीविज़न जा रहे थे जितने कि वहाँ की पॉपुलेशन नहीं है, और जबकि वहाँ टेलीविज़न स्टेशन नहीं है, टेलीविज़न बहुत कम देखा जाता है, मगर टेलीविज़न ही जा रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जा रहे थे। उससे हमारी लोकल इंडस्ट्री, उससे क्या होता था कि हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत इफेक्ट कर रही थी, क्योंकि वो सारा माल पाकिस्तान आ जाता था। ये इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री ने जो आप ये कहिए कि शोर मचाया था, तो उसकी वजह बहुत जेन्युइन थी। मैंने ये इट इज़ नॉट कोई ये कि उन्होंने गलत बात की थी, उन्होंने बिल्कुल जेन्युइन बात की थी कि उनके साथ जो जुल्म हो रहा था कि वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। मगर एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये भी देखना है कि somehow or other you have to give access to the transit trade from to अफगानिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज उसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। पूरी दुनिया, ये एक इंटरनेशनल लॉ के ऑब्लिगेशन है। मैंने ये ऑब्लिगेशन है इंटरनेशनल। अब ईरान, ये इंडिया चाहे या ना चाहे, वो रिस्ट्रिक्शन लगाए, सब कुछ करता है, मगर नेपाल को एक्सेस तो देना पड़ता है, भूटान को भी देना पड़ता है, या एनी अदर कंट्री पूरी दुनिया में। इंडिया कैसे मैनेज करता है? जैसे नेपाल में ये चीज़ हो सकती है। इंडिया ने एक बड़ा अच्छा उनका मैकेनिज्म है फीडबैक का, वहाँ भी थोड़ी बहुत लीकेज होती होगी, 10-15%, यहाँ की जैसा नहीं कि 200% हो गया, मगर वहाँ यह है कि रिक्वायरमेंट ऑफ नेपाल की एक्चुअल क्या हो सकती है
उसके हिसाब से उनका कोटा फिक्स है कि इतना माल आप इंपोर्ट कर सकते हैं, इतना माल जाएगा, वो टैली हो जाता है इंपोर्ट के टाइम में, और उसके हिसाब से वो इंपोर्ट होता है, वरना उससे ज़्यादा वो इंपोर्ट कर नहीं सकते। तो उससे क्या होता है कि वो जो रिक्वायरमेंट है वो तो मीट कर लेते हैं, वो बाहर नहीं जाता। मगर पाकिस्तान में ये अभी जो नई कंट्रोवर्सी 19 अभी जो जुलाई कुछ दिन पहले जो एक एग्रीमेंट या म्यूचुअल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह लें, जो भी कह लें, जिसमें मिस क्लिंटन भी आई हुई थी, और उसमें ये हुआ कि अफ़गानिस्तानी एक्सपोर्ट्स टू इंडिया विल बी अलाउड थ्रू वागा। उस पर आपके भी बहुत प्रेस में रिएक्शन आया है, और दूसरे एनालिस्ट भी कह रहे हैं, और आप पहले फेडरेशन में भी क्योंकि इन्वॉल्व थे, ज़ाहिर आपको ज़्यादा इन चीज़ों का इंसाइट होगा। तो ये अगर अफ़गानिस्तानी माल इंडिया जाता है और हर ट्रक पे हमको $400 मिल रहे हैं, तो हमें क्या तकलीफ़ है इसमें? देखिए, जहाँ तक है लैंडलॉर्ड कंट्रीज़ को एक्सेस देने का ताल्लुक, इस वक्त दुनिया में 38 कंट्रीज़ हैं जो लैंडलॉर्ड कंट्रीज़ के तौर पर क्लासीफाइड होती हैं, और उन कंट्रीज़ को एक्सेस देना होता है। ये यहाँ तक तो बात सही है कि उनको एक्सेस देना होता है। इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं इसके लिए, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हो, चाहे नेपाल और भूटान हो। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनली कोई लॉ ऑलरेडी बना दिया गया है ड्राफ्ट की सूरत में कि इसको इम्प्लीमेंट करें। वो छोड़ दिया गया है, बिल्कुल सवाबदीद पर है, डिस्क्रिशन पर है उन कंट्रीज़ की जहाँ से एक्सेस मिलना है। अच्छा, आपस में वो आपस में म्यूचुअल उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। और दुनिया में जितने 38 जो एग्रीमेंट्स हैं लैंडलॉर्ड लॉ कंट्रीज से, उसमें ये बड़ी हैरानकुन बात है कि उसमें जो सबसे ढीला ढाला लूज़ एग्रीमेंट है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। ओपन एक्सेस एक तरह से अफ़गानिस्तान को दिया गया। खैर, इसमें बहरहाल मैं समझता हूँ पॉलिटिकल और हमारी फॉरेन अफेयर्स की जो पॉलिसी है, आप ही लोगों के रिकमेंडेशंस पे फेडरेशन और दूसरे ट्रेड बॉडीज़ के बतदरीज चीज़ों को बैन किया गया, रोका गया, कंट्रोल किया गया। बैन नहीं किया गया। 24 आइटम मैंने जो पढ़ा उसके मुताबिक उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो उसमें देखिए, रिस्ट्रिक्शन जो की तरफ जब बहुत बाद में आए, अफगान ट्रांजिट ट्रेड का एग्रीमेंट बेसिकली 58 में पहला एग्रीमेंट आया था, जो 70s में जिसको रिवाइज़ किया गया, और अभी जिसके मुतालिक अभी जिसको मैं सो कॉल कहूँगा क्योंकि अभी तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये उसकी थर्ड वर्जन है जो अब जिसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। लूज हम अच्छा, असल में इसको क्यों ये जो एग्रीमेंट हुआ था अफगान ट्रांजिट ट्रेड का, बाकी तमाम जगह जहाँ जहाँ एग्रीमेंट हुए हैं वहाँ पे जो लोकल इंडस्ट्री है उस एग्रीमेंट में, उसकी टॉक में, उसकी ड्राफ्टिंग में इन्वॉल्व रही है। यहाँ अभी भी जो हुआ था इसमें कुछ यहाँ तीनों एग्रीमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं, इवन 58 में भी। अच्छा, 58 में भी नहीं थे। उसकी वजह ये कि ये बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव बॉर्डर है हमारा अफगानिस्तान से, और यहाँ जो फैक्टर्स हैं वो इकोनॉमिक से ज़्यादा पॉलिटिकल फैक्टर्स, और यूँ समझें कि जो फॉरेन अफेयर्स की हमारी पॉलिसी है, ये अभी भी देखें ना, एग्रीमेंट हो रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की आपको इन्वॉल्वमेंट कम नजर आएगी, ऑलमोस्ट नहीं नजर आएगी। अब से वो मखदूम साहब साइन करने आ गए। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तमाम लोग टीम पूरी मौजूद होगी। क्लिंटन आई हुई है, क्लिंटन का क्या काम है? तो बाकी जगह जो एग्रीमेंट हुए हैं 37 कंट्रीज़ में, वो कॉमर्स वालों ने किए हैं, इकोनॉमिक वाइबिलिटी को देखते हुए किए हैं। इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा थे उसके। अच्छा, उसमें इसको लूज़ रखा गया बहुत सारी चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें जो अफगानिस्तान में यूज़ नहीं होती, अभी अपना जिस तरह एग्जांपल दी गई, बिल्कुल वैलिड एग्जांपल है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बड़ी अच्छी बात की शौकत साहब ने। चाय की बड़ी अच्छी एग्जांपल है। ब्लैक टी वहाँ वो पीते ही नहीं है, यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आती है। कंप्यूटर्स का यूज़ वहाँ का है। हाँ, कंप्यूटर्स का यूज़ कहाँ है वहाँ, आप बताइए कि स्टिकिंग पेपर पाकिस्तान में 1/10 आता है, 90% अफगानिस्तान। अच्छा, इस पे देखिए, एक आम आदमी जो है वो जब ये चीज़ देखता है तो वो कहता है चले वहाँ आके फिर यहाँ आना है। देखिए, बात यहाँ वापस आने की नहीं है, बात इतनी होती है, ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है ये होता है डिफरेंट टैक्सेशन सिस्टम से। अफगानिस्तान में रेट ऑफ ड्यूटी बहुत कम है, या 4% है, कुछ चीज़ों पे 4% है, कुछ पे नहीं है। पाकिस्तान में ड्यूटी ज़्यादा है। पाकिस्तान का इम्पोर्टर जब मंगवाता है तो उसको हाई ड्यूटी पे करनी पड़ती है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अफगानिस्तान के नाम पे आएगा तो ड्यूटी पे ही नहीं करनी, क्योंकि वो तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ड्यूटी लेगी, वो 4% लेगी, वो 4% लेगी या 0% लेगी। तो उस जो अफगान के नाम पर अफगानिस्तान के नाम पे मंगवा रहा है चीज़, उसको वो सस्ती पड़ रही है। जो पाकिस्तान के नाम पे मंगवा रहा है और ड्यूटी पे कर रहा है उसको महंगी पड़ रही है। पहला डिसएडवांटेज ये होता है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो चीज़ आई तो पाकिस्तान के लिए है, अफगानिस्तान में तो यूज़ नहीं हो रही।
तो इसका मतलब है कि कौमी ख़जाने को यकीनी तौर पर नुकसान पहुंचा दिया गया है। अब वो ड्यूटी जो कलेक्ट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में जो ईमानदार आदमी था जिसने ड्यूटी पे की है उसको पेनलाइज किया गया कि वो महंगी बेचे। जाहिर है कंपटीशन है, महंगी तो चीज़ नहीं बेच सकता, तो उसको लॉस में बेचनी है या प्रॉफिट कम करने हैं, ये उसकी डिसऑनेस्टी की सज़ा उसको मिलेगी। ये रीज़न है कि बिज़नेस कम्युनिटी को इस पर सीवियर ऑब्जेक्शन रहे। अब जब इसमें अमेंडमेंट की गई और इसमें इंडिया को एक्सेस दिया गया, ये सबको पता है अफ़गानिस्तान से क्या चीज़ इंडिया को एक्सपोर्ट होगी। ज़रा वो मतलब है, मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे वो ज़रा आइटम्स के नाम गिनवा दें। फ्रूट्स नहीं, फ्रूट्स तो इंडियन कश्मीर में वो अभी भी होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पेरिशेबल आइटम्स हैं, वो फ्रूट्स और जितने भी पेरिशेबल हैं वो बाय एयर शिपमेंट जाया करते हैं, वो ट्रकों के ज़रिए उनकी इस तरह से नहीं होती। वहाँ से क्या एक्सपोर्ट होगा जो वाघा बॉर्डर के ज़रिए ड्राई फ्रूट्स, दैट इज ए वेरी लिमिटेड। मैं समझता हूँ इसका देखिए टोटल ट्रेड में क्या शेयर होगा पाकिस्तान की और अफगान ट्रेड की। जब आप कंपैरिजन करते हैं तो 8 साल के अंदर जो हमारी बायलैटरल ट्रेड थी वो 400 मिलियन थी, मिलियन में होती थी, आज वो 1.5 बिलियन पे पहुंच गई है। ये हमारे जो अफगानिस्तान तीसरा बड़ा पार्टनर है हमारा, ट्रेडिंग पार्टनर है। अच्छा, यूरोप अमेरिका के बाद? अब यूरोप अमेरिका के बाद। अच्छा। हाँ, तो वो कब हुआ है? वो इस 8 साल के दौरान हुआ है, क्योंकि वहाँ जब ये जंग हुई और ये अमेरिकन आए और रिकंस्ट्रक्शन बूम, डॉलर का इनफ्लो, वो जाहिर है वो डिमांड, सीमेंट चाहिए उनको, ये चाहिए, सब पाकिस्तान से ही जा रहा है। बायलैटरल ट्रेड भी बढ़ी है और इसी तरह 1 बिलियन के करीब जो ATT है उसका साइज भी 1 बिलियन के करीब हो गया है। अच्छा, तो अब इसमें यह है कि इंडिया की आज की बात नहीं है, इंडिया का 47 से देखें, पाकिस्तान की फॉर्मेशन से आप शुरू करें बात, तो उस वक्त भी फाटा रीजन में NWFP पख्तूनख्वा जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ भी इंडिया का वहाँ पे एक्सेस की ख्वाहिश रही है हमेशा से, और वो ख्वाहिश वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। वो बेसिकली क्या है, अब वो चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई है कि वहाँ से सेंट्रल एशिया को एक्सेस मिलना होता है। ये सिंपली ये इकनॉमिक गेम नहीं है, ये पॉलिटिकल पूरा स्ट्रक्चर है कि अफ़गानिस्तान के ज़रिए बहरहाल सेंट्रल एशिया को एक्सेस मिलता है। इस पे बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट इसको डिनाई करने की कोशिश करते हैं कि सेंट्रल एशिया की तो ट्रेड जो है वो यूरोप से ज़्यादा होती है, हमारे पास वो क्यों आएंगे। बात ये नहीं कि उनकी ट्रेड इस वक्त कहाँ से ज़्यादा होती है, बात है पोटेंशियल की, कहाँ हो सकती है। और उनको जो पोर्ट करीब पड़ता है वो पाकिस्तान के पोर्ट्स ही उनको करीब पड़ते हैं, ईरान के पोर्ट्स करीब पड़ते हैं, और न सिर्फ करीब पड़ते हैं। आप बात अक्सर एक्सपर्ट इसमें आर्गूमेंट दे रहे होते हैं कि जो सेंट्रल एशियन स्टेट हैं, 6 स्टेट्स हैं, वो आदी हो चुकी हैं यूरोप से ट्रेड करने की, वो टर्की के रास्ते ट्रेड करने की। मैं कहता हूँ ये जो 70 ईयर्स था सोवियत यूनियन का टाइम, इसमें क्योंकि सोवियत यूनियन एक बड़ी पावर था और रूट्स जो थे वो यूक्रेन से, रशिया से क्योंकि डेवलप किए गए थे ट्रेड रूट्स, तो वो यूरोप की तरफ उनका नेचुरल वो हो गया था। ये सिर्फ इस 70 ईयर्स की बात है। आप हिस्ट्री के 2000 साल के अगर रूट देखें तो वहाँ से ट्रेड नहीं होती थी, यहीं से होती थी। सिल्क रूट एंड अदर्स, यहीं से होती थी ट्रेड उनकी। सिल्क रूट से वाया ईरान होती थी, वाया अफगानिस्तान होती थी। देयर आर सेवरल अदर रूट अदर। तो आपका ये है कि जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तो ट्रेड विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस एरिया, ये अल्टीमेटली उसी तरफ जाएगा। और आप ये देखें कि जो पॉलिटिकल गेम चल रही थी वो जहाँ मुस्लिम वर्ल्ड के बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए, मैं समझता हूँ हम एक ब्लॉक नहीं है मुस्लिम वर्ल्ड में, इस वक्त 4 डिफरेंट ब्लॉक्स एग्जिस्ट करते हैं, 4 ब्लॉक्स में है मुस्लिम वर्ल्ड। उनमें जो एक बहुत अहम ब्लॉक है जिसको हम कहते हैं ECO कंट्रीज़, ECO एक ट्रेड एग्रीमेंट भी है। ये ECO क्या है बेसिकली? ये ECO में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, टर्की प्लस 6 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ये वो 10 कंट्रीज़ हैं जो जियोग्राफिकली एक दूसरे पे टोटली डिपेंडेंट है, कनेक्टेड हैं और एक दूसरे की रिक्वायरमेंट बआसानी पूरी कर सकती हैं। एक चीज़ पाकिस्तान में है वो उज़्बेकिस्तान में नहीं है, जो उज़्बेकिस्तान में वो पाकिस्तान में नहीं है। इस तरह से ये एक दूसरे से लिंक्ड भी हैं, ज़रूरत भी एक दूसरे की है, कम्प्लीमेंट्री है। कल्चरली बहुत इनके आपस में जो लैंग्वेजेस हैं वो इंटर रिलेटेड लैंग्वेजेस हैं, कॉमन वर्ड्स हैं, उनके लहजे एक जैसे हैं, उनके जो लिखने के स्टाइल हैं वो एक जैसे हैं। और ये 10 की 10 स्टेट जो हैं, इनकी हिस्ट्री जो है ये 10 की 10 किसी ज़माने में मुग़ल एम्पायर का पार्ट रही हैं। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये कल्चरली, हिस्टोरिकली। अच्छा, इसी पे मैं शौकत साहब की तरफ आऊँगा। शौकत साहब, ये जो बात हुई कि ये अगर आप हिस्टोरिकली देखें, ये सारा खित्ता एक था मुग़ल दौर के दौरान, उसके बाद भी अगर
एज अंग्रेज़ों के दौर भी आप देख लें तो बर्मा से लेके अफ़गानिस्तान इकोनॉमिक ब्लॉक था। अब ये जो डिवीजन आई और अब जो लोगों को एक होप नज़र आ रहा है, एक लोगों को फ्यूचर नज़र आ रहा है, वो ये है कि वंस अगेन दिस रीजन कैन बिकम वन यूनिट इन द फॉर्म ऑफ सार्क। सेफ्टा एग्रीमेंट हमने ऑलरेडी साइन किया हुआ है, जिसके तहत 2013 तक इंडिया पाकिस्तान वगैरह में तमाम ड्यूटीज ज़ीरो पे थ्योरी चली जानी चाहिए। थ्योरी है, हुई नहीं अभी तक, होना मुश्किल है। 16 में जो भूटान वाला को एग्जाम्पशन से वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये फिर से एक इकोनॉमिक ब्लॉक की तरफ बढ़ने की एक उम्मीद लोगों को है, जिससे ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक क्रिएट होगा सेफ्टा सार्क के अंदर 1.4 बिलियन। एंड देन जॉइनिंग जो एरियाज़ हैं, जो आपने एरियाज ECO कंट्रीज़, ये सब मिलके एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग जो ट्रेडिशनली थी, जैसे आपने मुग़ल दौर की बात की उससे पहले की, तो एक नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर, बिकॉज फिजिकली वी आर टुगेदर एंड नेचुरली ट्रेड हो सकता है। उसके बारे में आपकी क्या ख्याल है? डू यू थिंक के वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, या जिस तरह से अभी रिएक्शन हो रहा है इन गिविंग एक्सेस टू अफगानिस्तान टू वाघा ट्रेड, ये इस ट्रेंड के ख़िलाफ़ हम जा रहे हैं? नहीं, बुनियादी तौर पे आपको ये देखना होगा कि ये जो एग्रीमेंट्स वगैरह जो हो रही हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्यों हो रही हैं। सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मामला ये नहीं है, ये रीजनल एक चीज़ है जो सामने आ रही है। इंडिया इज़ वेरी मच इन्वॉल्व इन होल टॉक्स एंड अदर थिंग्स, बट वो विजिबल नहीं है। आप पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बोलते हैं, सबसे ज़्यादा कौन इन्वॉल्व है इसके अंदर? अमेरिकन से इन्वॉल्व है। इवन सर्टन एक्सटेंट, जहाँ तक रिपोर्ट है कि चाइनीज़ आल्सो इन्वॉल्व इन इट। चाइनीज़ इसलिए इन्वॉल्व है कि उनको बहुत बड़ी एक माइनिंग वहाँ प्रोजेक्ट चाइना ने शुरू किया अफ़गानिस्तान में, उसको अपने उस रॉ मटेरियल को वाया पाकिस्तान चाइना लेके जाना है। अमेरिकन इसलिए इन्वॉल्व हैं कि समहाउ अदर चंद सालों में उनको यहाँ से अपने आप को जाना है। उसके लिए वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से अफ़गानिस्तान को जहाँ तक हो सके इकोनॉमिकली वायबल एंटिटी बनाए। उसके लिए उनकी ख्वाहिश है कि इंडिया इसके अंदर इकोनॉमिक रोल अदा करे। अब उसको रोल अदा करने के लिए उसको चाहिए कि एक्सेस हो, ताकि वो इंडस्ट्री वगैरह बहुत सारी चीज़ें वो लगाना चाह रहे हैं अफ़गानिस्तान में, तो उसकी रॉ मटेरियल वगैरह एक्चुअली अफ़गानिस्तान में फिनिश गुड्स का काम नहीं है, वहाँ से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है। ये ट्रेड भी जो इन्होंने अमेरिकन ने करवाया है, जो कि आज से साल 1.5 साल से ये कहानी चल रही है, आज जो कि अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। कुछ दिन पहले जब जरदारी साहब और करज़ाई थे वाशिंगटन में, तभी बहुत बातें हुई थी इस पर, डिफरेंट स्टेजेस में बात हुई थी। माने कि ये बड़ा हाई लेवल पे हाई लेवल मसला था, जिसके अंदर सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट्स इन्वॉल्व थे। शुरू में नीचे के लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें यहाँ के इंटेलिजेंस एजेंसीज, कॉमर्स के आदमी, फॉरेन मिनिस्ट्री के आदमी सब इन्वॉल्व थे, मगर बाद में जो फाइनल जो टॉक हुई है उसके अंदर सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट्स इन्वॉल्व इन इट। इनकी ख्वाहिश है कि ये ट्रेड एग्रीमेंट होने का मकसद ये है कि लॉन्ग टर्म अमेरिकन चाह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान को कोई वायबल कंट्री बनाए, अब पाकिस्तान को प्रेस कर रहे हैं कि आप इसकी मदद करें। अभी जो रुकावट देखिए सार्क मूवमेंट में भी, जो वेरी ऑनेस्टली ऐसा हम लोग एज ए ऑब्जर्वर देखते हैं कि ये मूवमेंट, सार्क मूवमेंट स्टार्टेड बाय बांग्लादेश। हाँ, सबने एग्री किया। अभी ये देखा जा रहा है ये कि इस सेफ्टा जो साइन हो चुका है लेकिन रेटिफाई नहीं हुआ, पाकिस्तान ने नहीं किया रेटिफाई। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा रुकावट जो है पाकिस्तान के साइड से है। पाकिस्तान हर वक्त कश्मीर के इशू लेके खड़ा हो जाता है। तो देखा जाए तो ये पाकिस्तान इज़ द स्टम्बलिंग ब्लॉक इन दिस विजन विच वॉज ए जनरल्स विजन अनफॉर्चुनेटली कि ये बर्मा से लेके अफ़गानिस्तान तक फिर से एक इकनॉमिक यूनिट बन जाए, विच इज़ ए नेचुरल ट्रेडिंग ब्लॉक, नेचुरल फ्लोज है यहाँ पे। तो वाई वी आर ट्राइंग टू स्टॉप दिस मूवमेंट गोइंग फॉरवर्ड, इस पर मज़ीद बात करते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।